Good morning, friends, and welcome to chapter number 9 Insurance Claims, lecture number 3. Yes, my dear friends, in last lecture number 2, हमने क्या क्या किया था उसकी समरी आपके सामने स्क्रीन पे हमने किया था क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 7, 6, 9 एंड 11 और आपको मैंने दिए थे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. दोस्तों लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो सेकंड लेक्चर था इस टॉपिक का और उस लेक्चर में हमने देखे कुछ एडवांस कंसेप्ट्स एज फार एज दी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्लेम्स आर कंसर्न. आज का जो हमारा लेक्चर है थर्ड लेक्चर, ये लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का लास्ट लेक्चर होगा. इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं है. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी अभी भी बाकी है. हाँ दोस्तों, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आज हम यहां देखेंगे, खत्म करेंगे. आज का ये जो लेक्चर है इट इज मोर ओवर अ प्रैक्टिसिंग लेक्चर, जिसमें हमने अभी तक पहले 2 लेक्चर में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहां आज रिवाइज करने जा रहे हैं और रिवाइज करने वाले हैं. रादर आज के इस लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट एज सच कुछ नहीं होगा, बट इट्स मोर ओवर ऑल अबाउट रिवीजन एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होमवर्क्स रेगुलरली कर रहे हैं और क्लास के साथ साथ उसे सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर रहे हैं. एंड सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू फॉर टुडेज लेक्चर गाइस. सो आई अंशुल अग्रवाल साइन इन अगेन इन चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3 with you all and again welcome you all to my YouTube channel and this video lecture. So first let's take your homework question answers. Your homework questions were question number 4 and question number 5 and here are the answers on your screen. Come on, check all of you. Honestly speaking, homework questions और what they are self assessment questions जो भी हम यहाँ क्लास में साथ में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो कितने अच्छे से आ रहा है, यही चीज हमें पता चलती है जब आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दोस्तों ये टफ टाइम में, ये सिचुएशन में सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट वेपन दैट यू गाइज हैव एंड द बिगेस्ट वेपन फॉर मी एज वेल. ये हमारी अंदर का मोटिवेशन ही है जो हमें चार्ज रखेगा, हमें बताता रहेगा कि नहीं बॉस हमें कुछ तो करना है. तो होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ये चीज ध्यान रखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. अमाउंट ऑफ क्लेम है 45154 राउंडेड ऑफ आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आपको पिछले साल का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा. 2011 का जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा और वो निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखना होगा. मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्वेश्चन 5 इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन 6 व्हाट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर, और क्वेश्चन 6 अच्छे से समझ में आया तो 5 अच्छे से हो जाएगा. तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा. तो पिछले साल का 2011 का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है 81,900 एंड कॉन्सिक्वेंटली द जीपी रेशियो ऑफ 2011 कम्स टू 20%. Now after that when you prepare the current year's memorandum trading account, then you get the values of closing stock as under: normal 54,600, abnormal 3450 and total is 58050. And then again if you see the value of closing stock is greater than the amount of policy, that is 50,000 rupees, therefore again average clause will apply. And now when you apply the formula of average clause, that is, what is the formula for average clause? Amount of policy divided by value of closing stock multiplied by net loss. And how do you ascertain net loss? It is equal to value of closing stock minus the value of the goods salvaged, and consequently you get the value of closing stock as 45004. So I would like to revise once again which all questions we completed in this topic before we start today's lecture number 3, and ensure that you guys have posted all those questions to your index. So my dear friends, हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, उसमें किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 3 as class work and number 8 was homework. In the next lecture, that is last lecture, that is second lecture, हमने क्लास वर्क किए थे क्वेश्चन नंबर 7, 6, 9 and 11 और आप लोगों का जो होमवर्क था that was 4 and 5. और आज हम लेक्चर हमारा कर रहे हैं स्टार्ट. अगेन जैसा मैंने कहा है आज का लेक्चर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हर लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, बट लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के व्यू पॉइंट से आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम देखेंगे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस है इस क्लास वर्क और आपको मैं दूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप आज के लेक्चर में फिर से वापस पूरा ध्यान दे देते हैं तो आप लोग 10 मिनट में होमवर्क क्वेश्चन कर लेंगे. और आज अगर आपका ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया और आज का क्लास वर्क आपको समझ में आ गया तो दोस्तों लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी यहीं पे आपका खत्म होगा, ताकि अगले लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट को वेलकम कर ले होल हार्टेडली, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10.
Let's come to question number 10. सो दोस्तों ये क्वेश्चन चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फॉर्मेट्स। आप आइए आपके रजिस्टर में और मैं देता हूं आपको क्विकली 2-3 मिनट्स टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। अगर आपको ज्यादा समय लगता है तो आप किसी भी टाइम पे वीडियो को पॉज करके एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। कम ऑन, चेक आउट द फॉर्मेट एंड ड्रॉ द फॉर्मेट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/2020 to 31st August 2020, particulars and 3 columns, normal, abnormal, total. Draw the format for 6 to 7 lines. पूरा लेक्चर आज का प्रैक्टिस लेक्चर है। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं जो हमने अभी तक देखे हैं, सिर्फ हमें फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। कम ऑन, शैल वी स्टार्ट? आपने नहीं कहा पर मैंने अज्यूम कर लिया। यस, लेट अस स्टार्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स फायरप्रूफ कंपनी ऑन 31st August 2020. So date of fire है 31st August. From the following particulars relating to the period from 1st April 2020 to 31st August 2020, you're requested to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for loss of stock. The concerned had taken an insurance policy of rupees 60,000. Okay, my dear friends. So amount of policy is rupees 60,000, which is subject to an average clause. Again, what is an average clause? एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है? व्हेन देयर इज अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस किसे कहते हैं? व्हेन वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज लेस देन द अमाउंट, और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, 31st March 2020 मीन्स पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज CS of PY. Closing stock of previous year is equal to, guys, opening stock of CY, that is current year. परचेजेस दिए हैं, वेजेस दिए हैं, सेल्स दिए हैं, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी टिल 16th August 2020 लाइंग अनसोल्ड विद देम, ये भी आपको दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स आपको दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, कि ये क्वेश्चन में कुछ बुक्स के अंदर करेक्शन है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, ऑल दीज ZPA स्टूडेंट्स एंड वर्चुअल स्टूडेंट्स, दैट आपके पास जो भी मटेरियल है एक बार इस क्वेश्चन को उस मटेरियल से कंपेयर कर लीजिए, एंड आई थिंक few materials there are some changes, so kindly make those rectification the question first and then we will proceed ahead with this question. Come on, all of you check your questions, make rectifications. जिसकी बुक में ऑलरेडी सही है, no need to worry, 2 मिनट आपका ब्रेक हो जाएगा।
ओके, सो आई होप आप सबने करेक्शंस कर लिए होंगे। सो अगेन आप देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा है। सो वेजेस है, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड विड्रॉन बाय पार्टनर्स। गुड विड्रॉन बाय पार्टनर मतलब इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, लेकिन यहाँ पे जो अटेंशन सीकिंग पॉइंट है दोस्तों वो दिया है सेल्स वैल्यू। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी टिल 16th August लाइन अनसोल्ड विद देम, इसको हम कहते हैं स्टॉक विद कंसाइनी। एंड गुड थिंग इज कॉस्ट प्राइस पे ही दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट के गुड्स की भी हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें डायरेक्टली दी है। व्हाइल वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31st March 2020, मतलब अगेन अब समझना, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय ₹1000 हैज बीन विड्रॉन ऑन स्लो मूविंग आइटम्स। अच्छे से समझिएगा ये एडजस्टमेंट को वापस। ये बात हो रही है पिछले साल की 31st March 2020 की, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, करेक्ट। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹5000 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। 1920 में कुछ गुड्स थे जो हमने खरीदे थे, विच वर परचेज्ड फॉर ₹5000, ठीक है। ईयर एंड आने पे मतलब 31st March 2020 को ये गुड्स का जब रीवैल्यूएशन किया गया तो इसमें से कुछ अमाउंट को हमने रिटर्न ऑफ किया, मतलब उसकी वैल्यू हमने रिड्यूस की। कितने से वैल्यू रिड्यूस की? 1000 से। मतलब ये गुड्स की वैल्यू कितनी थी क्लोजिंग स्टॉक में? They were appearing at 4000. So closing stock as on 31st March 2020 को ये गुड्स मतलब एबनॉर्मल गुड्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहे थे फॉर ₹4000। अब करना है क्या, समझिएगा। हमें इस क्वेश्चन में पिछले साल का 1920 का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? बिकॉज देखिए जीपी रेशियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब इसका इफेक्ट होगा क्या? सबसे पहले आफ्टर राइटिंग ऑफ 1000, अब मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 99000। अगर दोस्तों ये 1000 राइट ऑफ नहीं करता था तो कैन आई से माई क्लोजिंग स्टॉक्स वैल्यू वुड हैव बीन ₹1 लाख। मतलब आफ्टर ओके विदाउट राइटिंग ऑफ my closing stock would have been ₹1 lakh, करेक्ट। अब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों करंट ईयर का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। सो कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक, टोटल कॉलम ₹1 लाख, टोटल कॉलम ₹1 लाख। अब ये जो 1 लाख रुपीस का टोटल ओपनिंग स्टॉक है ना, इसमें दो टाइप के आइटम्स हैं, कुछ है नॉर्मल और कुछ है एबनॉर्मल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल, ये चीज हमें समझना है। ये देखिए यहां में दिया गया क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ which was ₹5000, मतलब the cost of abnormal goods is ₹5000. So out of 1 lakh, 5000 is abnormal. That means 95,000 will be normal. 95,000 will be normal. You are given purchases ₹1,70,000. No problem. That will come as it is. Normal column as well as total column 1,70,000, 1,70,000. आपको दिया है वेजेस टोटल 50,000 विच इंक्लूड्स वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ₹3,000, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ₹3,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो 50,000 में से ₹3,000 वेजेस माइनस होंगे तो वेजेस होंगे कितने? 47,000। तो यही नॉर्मल वेजेस है और यही टोटल वेजेस है। सेल्स हमें दिया है 2,42,000। ये 2,42,000 सर्टनली दोस्तों टोटल सेल होगा, जिसमें कुछ एबनॉर्मल सेल हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ वी कम टू अवर टोटल कॉलम एंड राइट डाउन बाय सेल्स इन टोटल कॉलम 2,42,000। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ड्रॉइंग्स। दोस्तों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर समझिएगा। जब भी गुड्स बिजनेस में आते हैं ये अकाउंट डेबिट होता है और जब भी बिजनेस से गुड्स जाते हैं ये अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर हमारे बिजनेस में पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं तो इट इज नोन एज ड्रॉइंग। सो कम टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय
ड्रॉइंग्स, लेकिन याद कीजिएगा ये फिगर हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस पे। तो आपसे कहा है कि गुड्स विड्रॉ किए, उसकी सेल्स वैल्यू है 15,000 और क्वेश्चन की लास्ट लाइन कहता है दैट जीपी रेशियो इज 20%, तो 15,000 माइनस 20% दैट इज 3,000, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स विल बी 12,000। Cost price of these goods is 12,000. We are given that there is stock with consignee or directly cost price दिया 16,500 और goods distributed as free sample that is advertisement, उसका भी cost price दिया 1,500। तो ये दोनों क्रेडिट साइड में as it is आएंगे without any calculations। इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम सबसे ज्यादा जो फिगर को मैनिपुलेट करने वाले हैं वो है सेल्स की फिगर, रादर वो हमें मैनिपुलेट करने वाली है, लेकिन हमें वो समझना है अच्छे से। ओके, वाइल वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल की बात हो रही है, ₹1,000 हैज बीन रिटन ऑफ ऑन अ स्लो मूविंग आइटम, मतलब ये 1,000 राइट ऑफ करने के बाद मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 99,000 आई थी। इफ दिस 1,000 वुड हैव नॉट बीन रिटन ऑफ, द टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक वुड हैव बीन 1 लाख रुपीस, जिसको मैंने चेंज कर दिया है। द कॉस्ट ऑफ विच वॉज ₹5,000 आउट ऑफ 1 लाख रुपीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है उसमें से 5,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्लो मूविंग आइटम विच इज एबनॉर्मल एंड नॉर्मल इज 95,000। ये इफेक्ट हमने दिया है। द पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2,500। अब ये लाइन को इंटरप्रेट करना जरूरी है, वैसे तो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था लेकिन आज भी हमें करना है। अब आपसे कहा है कि ये जो टोटल स्लो मूविंग गुड्स थे 5,000 के, इसमें से कुछ गुड्स आपने बेच दिए और कुछ गुड्स अभी भी आपके पास स्टॉक में है। जो गुड्स आपने बेचे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है 2,500 एंड व्हेन यू सोल्ड दोज गुड्स आपको उस पे हुआ है लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 500। मतलब व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स? कैन आई से इट इज 2,000 रुपीज, करेक्ट? सो अब ये जो 2,000 रुपीज का एबनॉर्मल सेल है ना दोस्तों, ये मेरे टोटल सेल 2,42,000 इंक्लूसिव है। सो मैं आता हूं यहाँ एबनॉर्मल कॉलम में लिखता हूं 2,000, तो मेरे नॉर्मल सेल्स की वैल्यू होगी 2,40,000। So goods costing ₹2,500 were sold for ₹2,000 और जो 500 का लॉस हुआ है उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? सो कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट डाउन टू ग्रॉस प्रॉफिट, इन एबनॉर्मल कॉलम राइट डाउन 500 रुपीज। एबनॉर्मल कॉलम में 500 रुपीज। सो 5,000 के गुड्स में से 2,500 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए हमने। रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। रिमाइंडर बचा कितना? चेक कीजिए, 5,000 का था, उसमें से 2,500 का हमने सेल कर दिया। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिमाइंडर गुड्स? दैट कम्स टू 2,500 रुपीज। सो आपसे कहा है बाकी का जो गुड्स है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं। मतलब कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, राइट डाउन क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इन एबनॉर्मल कॉलम 2,500. And now my dear friends, if everything is right, we can certainly take total of abnormal column and it should tally. एबनॉर्मल कॉलम की टोटल टैली होनी चाहिए, चेक कीजिए। करेक्ट, समझ में आया सभी को? क्लियर? चले आगे। और अब लास्ट चीज आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ गुड सैल्वेज वाज एस्टिमेटेड एट ₹20,000. दिस फिगर विल बी यूज्ड व्हेन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट लॉस एंड द एवरेज रेट ऑफ जीपी इज 20% थ्रू आउट. सो मेरे नॉर्मल सेल्स जो है 2,40,000 के, उसका 20% मेरा होगा नॉर्मल जीपी. सो 2,40,000 इंटू 20%, टेक ऑन योर कैलकुलेटर. आर यू गेटिंग 48,000? So my normal GP is 48,000
abnormal loss is 500, so total GP, net GP comes to 47,500. And now my dear friends, we'll take total on all the columns of debit side, we'll write down same totals on credit side, and then balancing figure we'll find out as क्लोजिंग स्टॉक. सो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक आएगा 90,000, एबनॉर्मल था 2,500 का. तो जिस दिन हमारे यहां पे आग लगी थी, फायर लगी थी, उस दिन हमारे पास 92,500 कॉस्ट प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक था. We had closing stock costing 92,500, whereas the amount of policy, देखिए ऊपर थर्ड लाइन में मैंने हाईलाइट किया, amount of policy 60,000, मतलब दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस. और जब अंडर इंश्योरेंस होता है तो आप कैसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम? सो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 100. इसे कहते हैं एवरेज क्लॉज. सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी 60,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 92,500 मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस. नेट लॉस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज, दैट इज 20,000. And then you get the amount of claim as 47027. अभी इंडेक्स में पोस्टिंग नहीं करना है, जब मैं कहूंगा तब आप कीजिएगा. खुद आइडेंटिफाई करके रखो. अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो मुझे लगता है सिर्फ ये एक ओपनिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट है जिसको शायद आप हाईलाइट करके रख सकते हैं. वो भी सेम एडजस्टमेंट हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यही एडजस्टमेंट को देखा था. इनफैक्ट क्वेश्चन 10 के पास तो आप अपने बुक में लिख सकते हैं. यू कैन कम हियर एंड राइट डाउन सेम एज क्वेश्चन 6 है या 7, एक बार चेक करते हैं. सेवन की तरह ही सेम एज क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ी सी कुछ वैल्यूज चेंज है, बाकी सब सेम है. डन ऑल ऑफ यू. दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे अभी कह रहा हूं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. इनफैक्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे टॉपिक को हमें रिवाइज करवाता है. लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के काफी सारे एडजस्टमेंट्स एक ही क्वेश्चन में कवर होता है. इट इज अ मस्ट 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 डू क्वेश्चन, मस्ट 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 स्टार मार्क क्वेश्चन. इसे हमें मिस नहीं करना है, अच्छे से देखना है, समझना है, सॉल्व करना है. कम टू आरटीपी नवंबर 2018 क्वेश्चन नंबर 13. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आरटीपी नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन दिया गया था इंस्टीट्यूट की तरफ से, और अभी तक तो किसी एग्जाम में नहीं आया. जितनी भी एग्जाम्स अभी तक हुई है, ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, सॉल्व करना है. पहले आप आपके रजिस्टर्स में आइए और फॉर्मेट बनाइए इसी तरीके से जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन का बनाया था, क्वेश्चन नंबर 10 का बनाया था. Draw the memorandum trading account for 5 to 6 lines with 3 columns, normal, abnormal and total column. Come on, prepare all of you.
Are you ready all of you? चले आगे, चलो देखते हैं, समझते हैं और स्टार्ट करते हैं. Let's understand very good question. Question number 1313. On 27th July 2017, a fire occurred in the godown of Mrs. Vijay Exports and most of the stock were destroyed. However, goods costing 5,000 could be salvaged. The firefighting expenses amounted to rupees 1,300. अगर आपको याद हो तो पहले भी एक क्वेश्चन में हमने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट देखा है और जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने जिसके क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया था. फ्रॉम द सैल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड अप टू 1/4/17 टू 27 मार्च 2017. प्रीवियस ईयर के डेटा के बारे में कुछ बात नहीं की है और प्रीवियस ईयर के डेटा के बारे में अगर बात नहीं होती है इसका मतलब है जीपी रेशियो दिया है. लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होता है ना दोस्तों तो ये समझना जरूरी है, उसका मतलब ये होता है दैट सिग्निफाइज दैट वी नीड टू कैलकुलेट द जीपी रेशियो. So current year they have given the stock as per balance sheet, that means the opening stock. They have given purchases including purchase of machinery costing rupees 10,000. Total purchases are 2,92,000. I think एक bracket यहाँ पे लगना चाहिए था जो नहीं लगा है. Wages including wages paid for installation of machinery 3,000. Total wages are 53,000. Sales are total 4,12,300 जिसमें से गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है 40,000 और आपसे कहा है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल. सो 1/4 के बारे में अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब 3/4 का अप्रूवल शायद मिल चुका है. कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इज 2,400. एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है और कॉस्ट ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब other information, adjustment number 1, while valuing the stock on 31st March 2017, 31st March 2017 मतलब it is closing stock of previous year which is equal to opening stock of current year. सो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो 63,000 है वैल्यू करते समय 1,000 को राइट ऑफ किया था विद रिगार्ड्स टू स्लो मूविंग आइटम्स. मतलब अगर ये 63,000 में 1,000 राइट ऑफ नहीं करते थे तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती थी 64,000. अब ये जो टोटल 64,000 वैल्यू होती थी इसमें से कुछ होते थे नॉर्मल और कुछ होते थे एबनॉर्मल. तो पढ़ते हैं आगे क्या हमें वैल्यू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल दिया है. हैड बीन रिटन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्लो मूविंग आइटम्स कॉस्टिंग रुपीज 4,000. यस, सो आउट ऑफ 64,000 4,000 is the cost price of abnormal items. That means normal items cost price would have been 60,000. तो मुझे सबसे पहली फिगर मिल गई है मेरी ओपनिंग स्टॉक की फिगर. So come to your trading account, memorandum trading account debit side, come and write down to opening stock. Normal 60, abnormal 4 and total 64,000. Normal 60, abnormal 4 एंड टोटल 64,000. सो ये जो पहली एडजस्टमेंट है इट्स वेरी रिकरिंग एडजस्टमेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये एडजस्टमेंट को ऑलरेडी देख चुके हैं तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने वाली बात नहीं है यहाँ पे. A portion of these goods were sold in June 2017 at a loss of 700 on original cost of 3,000. मतलब क्या, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यही देखा था. एबनॉर्मल आइटम्स टोटल है 4,000 के, इसमें से कुछ आपने बेच दिए हैं और कुछ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में. आपसे कहा गया है कि अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 700 एंड हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,000. मतलब जिन गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट 3,000 थी उनको 700 के लॉस पे बेचा है. मतलब व्हाट इज इट सेलिंग प्राइस? कैन आई से इट इज 2,300 रुपीज. और ये जो 2,300 रुपीज की सेलिंग प्राइस है ये मेरे सेल्स में इंक्लूडेड होगी एंड दिस विल बी माय एबनॉर्मल सेल्स. सो आई कम टू माय मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. आई राइट डाउन बाय सेल्स इन एबनॉर्मल कॉलम 2,300. इन एबनॉर्मल कॉलम 2,300. The remainder of these goods are in stock now estimated to be worth its original cost. Now what is the remainder? बचे हुए goods कितने के हैं? तो 4,000 was the cost price of total abnormal goods minus cost price of the goods sold is 3,000. So the cost price of goods in stock is 1,000. So 1,000 के goods closing stock में है. So आइए आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के सेकेंड लास्ट लाइन में क्रेडिट साइड में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 1,000
और डेबिट साइड में हम जो 700 का लॉस हुआ था उसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट इन एबनॉर्मल कॉलम 700। मतलब दोस्तों एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन से रिलेटिंग जितने भी एंट्रीज थी हमने पास कर दी है, एंड नाउ डाउन द लाइन इफ एवरीथिंग गोज राइट योर एबनॉर्मल कॉलम शुड टैली। चेक कीजिए ये टैली हो रहा है या नहीं। 3300 टोटल ऑन डेबिट साइड, 3300 ऑन क्रेडिट साइड। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करते समय जिसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में 63,000, 1,000 रुपीज राइट ऑफ किया था। मतलब अगर वो 1,000 राइट ऑफ नहीं करते थे तो क्लोजिंग स्टॉक की जेन्युइन वैल्यू होती थी 64,000। ये जो 64,000 का क्लोजिंग स्टॉक है इसमें दो टाइप के गुड्स हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब वो गुड्स जो कि स्लो मूविंग है, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 4,000। सो आउट ऑफ 64,000, 4,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एबनॉर्मल, दैट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स इज 60,000। अब सवाल उठता है कि ये जो एबनॉर्मल गुड्स हैं इनका क्या किया गया है। तो ये जो एबनॉर्मल गुड्स थे 4,000 कॉस्ट प्राइस के, उसमें से 3,000 कॉस्ट के गुड्स को हमने 700 के लॉस पे बेचा है। मतलब 3,000 माइनस 700, दैट मींस माय सेल प्रोसीड्स आर 2,300 और जो 700 का लॉस हुआ है वो जीपी में से माइनस हो जाएगा। और रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक दैट इज कॉस्टिंग ₹1,000 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। सो वो क्लोजिंग स्टॉक में अपेयर हो रहा है एट ₹1,000। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 यहां होता है कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 2 हमें कह रहा है दैट द रेट ऑफ जीपी इज 20%। ठीक है, अच्छा हुआ मैं दिया है, डायरेक्टली देखेंगे, यूज करेंगे। द इंश्योरेंस कंपनी इज आल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फैंटास्टिक, ऊपर दिया है क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में, कंपनी हैज टेकन द पॉलिसी ऑफ ₹55,000 विद एवरेज क्लॉज। ओके, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव क्लॉज, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम आते हैं ऊपर और जो हमारे परचेजेस, वेजेस और सेल्स हैं उसको लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 था स्टॉक, जिसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, सो आई डू टिक मार्क। Point number 2, purchases total 2,92,000 which includes 10,000 rupees of purchase of machinery. It's a capital expenditure, ये minus करना होगा। So I come to debit side, write down purchases 2,82,000 in normal as well as total column. 2 purchases 2,82,000. वेजेस दिया है आपको टोटल 53,000, उसमें से आपसे कहा है 3,000 इज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, सो नेट वेजेस विल बी 50,000। सो परचेजेस के नीचे 2 वेजेस, नॉर्मल कॉलम 50,000, टोटल कॉलम 50,000। अब ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्स देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2,000, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एडवर्टाइजमेंट, बाय एडवर्टाइजमेंट। सो कम टू क्रेडिट साइड, राइट डाउन बाय एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्टली कॉस्ट दिया है 2,000 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे सेल्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेल्स वैल्यू दी होती थी तो हम जीपी को माइनस करके फिर वो कॉस्ट प्राइस निकालते थे। 2,000। और अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, सेल्स के कैलकुलेशन में। अच्छे से समझना दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है यहां पर। सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 40,000, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, टोटल सेल इज 4,12,300। अच्छे से समझना, आप चाहें तो ये वर्किंग को बाद में लिख सकते हैं खुद के लिए। My total sales is 4,12,300, करेक्ट। अभी जो 4,12,300 की सेल्स है इसमें एक्चुअली 3 टाइप के सेल्स हैं। सबसे पहले है नॉर्मल सेल्स, देन abnormal sales, and third is return or approval basis sales. Now which amount do I know out of all these 3 amounts? तो अगर आप चेक करोगे तो abnormal sale की अमाउंट हमें पता है, that is 2,300 रुपीज। सो मैं आता हूं अपने हिस्ट्री डायग्राम में लिखता हूं abnormal sale है 2,300 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट फिगर मुझे कौन सी पता है, तो ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन पढ़िए, इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹40,000। सो मैंने रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पे कितने के गुड्स दिए थे?
40,000 के गुड्स दिए थे, मतलब हाउ मच विल बी माय नॉर्मल सेल्स, कितनी होगी मेरी नॉर्मल सेल्स, देखते हैं। सो 4,12,300 माइनस 2,300 माइनस 40,000, माय नॉर्मल सेल्स वुड हैव बीन ₹3,70,000। रुकना भी, लिखना मत, जल्दबाजी मत करना, मैं सबसे कहता हूं प्लीज वेट। अब हुआ क्या, ये जो अप्रूवल बेसिस सेल है इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। क्या आउटकम्स हो सकते हैं? एक, या तो कस्टमर ने गुड्स को अप्रूव किया है, अप्रूव किया मतलब द गुड्स आर सोल्ड, और वी ट्रीट इट एज स्टॉक विद कस्टमर, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको इस चीज के बारे में। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द गुड्स, मतलब क्या, स्टॉक विद कस्टमर है 1/4, मतलब अप्रूवल मिली है कितने गुड्स के बारे में, 3/4 के गुड्स के बारे में। सो 40,000 इंटू 3/4 दैट कम्स टू ₹30,000, मतलब 30,000 के जो गुड्स हैं ये हमारे गुड्स सोल्ड हो गए, मतलब मेरे टोटल सेल्स कितने हैं दोस्तों, चेक करो, 3,70,000 प्लस 30,000, माय टोटल सेल्स कम्स टू 4 लाख। सो पहले ये अकाउंट कंप्लीट कीजिए मेरे साथ, बाद में आप वो डायग्राम बनाइएगा। सो कम टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड राइट डाउन बाय सेल्स, नॉर्मल कॉलम 4 लाख। आप चाहो तो बाय सेल्स के आगे रेफरेंस लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, और ये जो सेल्स का हम वर्किंग नोट बना रहे हैं इसको आप लिख सकते हो बाद में। एग्जाम में वर्किंग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया होता है वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, एंड नाउ यू कैन वेरी वेल टेक टोटल सेल्स इन आउटर कॉलम दैट कम्स टू 4,02,300। Correct. I come back to here. Now my dear friends, out of 40,000, 30,000 goods are sold to customer and goods worth ₹10,000 जिसकी सेलिंग प्राइस है 10,000 वो अभी भी कस्टमर के पास है। ये कौन से गुड्स है? ये ऐसे गुड्स है जिसके बारे में कस्टमर ने अभी हाँ भी नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं इट इज स्टॉक विद कस्टमर, और हमें इसकी असरटेन करना होता है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो 10,000 की जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जीपी माइनस करेंगे 20% और फिर हमें इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस मिलेगी दैट इज ₹8,000। सो ये जो 8,000 के गुड्स होते हैं ये गुड्स के ओनर हम है, सेलर इज द ओनर बट बायर कस्टमर इज द possessor, एंड टेक्निकली इट इज नोन एज स्टॉक विद, not consignee, is it consignee? No, it is known as stock with customer. So come to your trading account credit side and write down by stock with customer 8,000 again. If you want you can give reference working note number 1. तो ये वर्किंग नोट आप बाद में लिखना, पहले इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं, मतलब मेन आंसर सॉल्व करते हैं, फिर वर्किंग नोट्स आएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, नॉर्मल सेल्स हमें मिल चुकी है 4 लाख रुपीस। अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया गया दैट इज 20% ऑन नॉर्मल सेल्स, तो 4 लाख का 20% होता है 80,000। सो कम टू डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल 80,000 and now we'll find out the net gross profit. 80,000 gross profit minus 700 loss, आउटर कॉलम इज 79,300। दोस्तों आईसीआई के कुछ सॉल्यूशंस में इसी तरीके से किया है जैसा मैंने किया है, एंड इन फ्यू सॉल्यूशन व्हाट दे डिड, जो ये 700 का लॉस हुआ है उसको डेबिट में लिखने की जगह इंस्टेड दे हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। आप वैसे भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर दैट इज क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ लेट्स क्लोज दिस ट्रेडिंग अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे? विल टेक टोटल्स ऑन डेबिट साइड, राइट डाउन सेम टोटल्स ऑन क्रेडिट साइड and find out the balancing figure as closing stock. So 63,000 का आ रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्योंकि यहां पे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी है तो हमें नेट लॉस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 63,000 इज द टोटल क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें से 62,000 का नॉर्मल है और 1,000 का एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक है, टोटल 63,000। अब नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, पहले यहां निकालते हैं।
क्या कहा है हमसे? हमसे कहा है दैट फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आर 1300, ऊपर कहा है, एंड दी गुड्स सैल्वेज्ड आर 5000। सेकेंड लाइन में कहा है 5000 के गुड्स सैल्वेज किए हैं, थर्ड लाइन में कहा है फायर फाइटिंग एक्सपेंस है 1300, तो नेट लॉस कैसे निकलेगा? सो 63,000 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उतना तो हम क्लेम करेंगे ही। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो क्लेम फॉर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 1300, 64,300, लेकिन मैं इसमें से माइनस करूंगा वैल्यू ऑफ गुड सैल्वेज दैट इज 5,000, तो मेरा नेट लॉस होगा 59,300। सो इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ आता हूं और स्पेसिफिकली आप आइए और लिखिए मेरे साथ कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस 59,300। अब क्योंकि दोस्तों ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी से कम है, 55,000 की पॉलिसी है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 63,000 का, यहीं पे समझ में आ गया है कि इट इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, एंड व्हेनेवर देयर इज द केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम इज कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज क्लॉज। सो क्विकली फाइंड आउट कि क्लेम का अमाउंट क्या होगा। सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस, और नेट लॉस हमने एक्सप्रेसली कैलकुलेट किया है यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज। सो ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया है, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट आ गया है, फायर फाइटिंग का एडजस्टमेंट आ गया है, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी आ गया है, सेल्स बहुत अच्छा दिया है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन वर्थ प्रैक्टिसिंग। करेक्ट। अब क्या कीजिए, इससे पहले कि आप ये क्वेश्चन को कंक्लूड करें, सबसे पहले आपके पास आके आप ये वर्किंग नोट लिख लीजिए, क्विकली राइट इट डाउन। ओके, डन ऑल ऑफ यू। सो इससे ज्यादा समय चाहिए तो आपको पॉज करके ही लिखना पड़ेगा। अब तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। कम टू क्वेश्चन नंबर 1414। क्विकली पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और साथ में आगे बढ़िए।
On 2nd June 2019, the stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, the following particulars were furnished from the records saved. So 2nd June 2019 को फायर लगी है, स्टॉक दिया है आपको 1/4/2018 का। अब ये चीज समझने वाली बात है, आग लगी है 2019, वो भी जून में, मतलब अगर अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो फायर लगी है इन दी फाइनेंशियल ईयर 1920 और स्टॉक आपको दिया 1/4/2018 का, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, शायद यहाँ पे जीपी रेशियो नहीं दिया होगा, शायद पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और पिछले साल का जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2009। ओके, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इट इज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट। हमें इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, मतलब 1,62,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 90% से, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा और कॉस्ट प्राइस आएगा इसका 1,80,000 रुपीज। परचेजेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट के लिए परचेजेस एंड पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट का सेल्स। मतलब अब ये चीज क्लियर है यार कि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना है, करंट पीरियड का परचेजेस और सेल्स भी हमें दिया है, मतलब करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सेल्स अप टू 2nd जून 2019, कौन से फिगर की बात हो रही है, इस फिगर की। Include 75,000 being the goods not dispatched to the customer and the sales price is rupees 75,000। ओके, मतलब 2,25,000 रुपीज का जो सेल दिख रहा है उसमें 75,000 के गुड्स ऐसे हैं जिसको हमने इवन दो सेल्स में रिकॉर्ड किया बट गुड्स अभी भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, उतने से सेल्स को करेंगे माइनस। क्यों करेंगे माइनस, बिकॉज आज की डेट में वो गुड्स हमारे पास में है, हमारे पोजीशन में है। परचेजेस अप टू 2nd जून 2019, कौन से फिगर की बात कर रहे हैं, इस फिगर की। इंक्लूड द मशीनरी एक्वायर्ड फॉर रुपीज 15,000, मतलब ये 15,000 भी यहां से होगा माइनस। परचेजेस अप टू 2nd जून डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 रिसीव फ्रॉम सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव अप टू द डेट ऑफ फायर। लेकिन इसके अलावा इसमें 30,000 के गुड्स ऐसे हैं जो अभी हमारे पास है, फिजिकली गुड्स हमारे पास है, लेकिन परचेजेस में नहीं लिखे हैं। और क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो इनवॉइसेस हमें मिले नहीं। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं। सो -75,000, तो यहां से करेंगे सबसे पहले 2,25,000 में से 15,000 जो है मशीनरी के परचेजेस उसको माइनस करेंगे और 30,000 के जो गुड्स मिल गए हैं उसको हम यहां पे ऐड करेंगे। ओके, दीज गुड्स आर रिमेन इन द गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर। ठीक है, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज 1,20,000 सब्जेक्ट टू एन एवरेज लॉस, असरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्विकली इसको साथ में देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सो आइए आपके रजिस्टर्स में और सबसे पहले बनाइए ये दो अकाउंट्स। क्विकली प्रिपेयर फॉर्मेट्स हार्डली फॉर 5-6 लाइंस ईच। ये फॉर्मेट बनाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। करें स्टार्ट। ओके, तो प्लीज इंक्रीज योर स्पीड
एंड मैच योर पेस विद मी एंड लेट्स प्रोसीड राइट। सबसे पहले लास्ट ईयर के फिगर्स को लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक था लास्ट ईयर का 1,35,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमने कॉस्ट प्राइस पे निकाला है 1,80,000। सो कम टू डेबिट, राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक 1,35,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। सवाल वापस कोई लोग पूछ सकते हैं कि सर फिर हम ये क्लोजिंग स्टॉक को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे? रीजन बहुत सिंपल है, मुझे जीपी निकालना है, जीपी रेशियो निकालना है और जीपी रेशियो निकालने के लिए मुझे एब्नॉर्मेलिटीज को रिमूव करना है। अगेन अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो वापस देखना पड़ेगा आपको लेक्चर नंबर 1, जहां मैंने आपको पहले ही दिन इस टॉपिक के पहले ही लेक्चर में आपको सिखाई थी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। करेक्ट। हमें दिए हैं पिछले साल के परचेजेस और सेल्स जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको मैं लिखता हूं एज इट इज परचेजेस एंड सेल्स। एंड अब मैं पिछले साल का लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट करता हूं क्लोज। तो जब मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करूंगा तो जाके दोस्तों मुझे पता चलेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और फिर मैं निकाल सकता हूं लास्ट ईयर का जीपी रेशियो 33.33%। चले आगे। अब डेटा को यूज करना है, आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक 1,80,000। जो परचेजेस है उसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं, उसको मैं यहां ब्रैकेट में दिखाता हूं। 2,25,000 टोटल परचेजेस थे, उसमें से 15,000 वाज परचेज ऑफ मशीनरी एंड 30,000 अनरिकॉर्डेड परचेजेस विच गुड्स आर फिजिकली देयर विद मी। सेल्स में एडजस्टमेंट है, 4,80,000 के सेल्स हैं जिसमें से 75,000 के गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं, मतलब इट्स एज गुड एज 75,000 के गुड्स नॉट डिस्पैच टू द कस्टमर। द सेल्स प्राइस इट इंक्लूड्स, तो उसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 4,05,000 लिखेंगे हम। 480 के सेल्स है ही नहीं, 75,000 माइनस करने के बाद 4,05,000 के सेल्स बचते हैं। और अब यहाँ पे दो फिगर्स पेंडिंग है, एक है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें से पहले हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमने रेशियो निकाला है 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ सेल्स। तो 4,05,000 का 1/3 जीपी निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक एज 1,50,000। अमाउंट ऑफ पॉलिसी यहाँ है 1,20,000 की और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000। एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई करके फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम।
सर एवरेज क्लॉज अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम comes to 1,20,000। जितनी की पॉलिसी उतना पूरा क्लेम हमें मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ग्रॉस लॉस मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट लॉस दोनों का अमाउंट सेम है। यहां कुछ भी सैल्वेज नहीं हुआ है, कुछ भी स्क्रैप्ड नहीं हुआ है। लिखा सभी ने? चले आगे। सो आई होप आप हर क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ में यहां क्रॉस रेफरेंसिंग दे रहे हैं। यूर राइटिंग पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर्स वेर यूर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इफ यू रियली आस्क मी, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है और उसको आप इंडेक्स में सर्टेनली टिक मार्क कर सकते हो। 13 के बारे में तो मैंने खुद ने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को जरूर स्टार मार्क करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको अभी सॉल्व करना है। मैं आपको इसके लिए दूंगा 10 मिनट्स। क्विकली देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बी फोकस्ड, बी अटेंटिव विद मी और ध्यान से देखिएगा। ऑन 30th March 2018, fire occurred in the premises of Messrs Alok and Company. The concern had taken an insurance policy of rupees 1,20,000, which was subject to the average clause. From the books of accounts of the following particulars are available relating to the period from 1st January to 30th March. Okay, so 1st January to 30th March का हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017, मतलब ये है हमारा कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस हमें दिए हैं जिसमें मशीनरी परचेज किया है 60,000 की। वेजेस के बारे में हमें दिया है जिसमें इंस्टॉलेशन के वेजेस इंक्लूडेड है। सेल्स के बारे में हमें दिया है जिसमें गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस के बारे में एक एडजस्टमेंट दिया है। एवरेज रेट ऑफ जीपी दिया है, गुड्स सैल्वेज दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विद इंश्योरेंस कंपनी। मतलब सिवाय सेल्स के यहाँ कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है, ओपनिंग ईयर का एडजस्टमेंट नहीं है। मेरी नजर में तो ये क्विक क्लियर कट टिक मार्क का क्वेश्चन है। हां, अगर शायद आपको कुछ देखने लायक लग सकता है तो वो हो सकती है फिगर ऑफ सेल्स। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं 10 मिनट्स। करेक्ट, क्विकली 10 मिनट्स लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कम ऑन, डू इट क्विकली ऑल ऑफ यू। ज्यादा समय जिसको चाहिए वो ज्यादा देर के लिए फ्रीज कर सकता है, जिसका जल्दी सॉल्व हो जाए वो जल्दी अनफ्रीज कर सकता है। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा, तो बेटर है सब लोग इसको पॉज कर ले, फ्रीज कर ले यहां पे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें।
सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अभी भी लगता है आपका क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हुआ है तो बेटर है आप उसको वापस वीडियो को पॉज करें और आगे बढ़ें। दोस्तों इस क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एबनॉर्मल कुछ है नहीं, जो है नॉर्मल है। सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कुछ अंडर वैल्यूएशन वगैरह नहीं है, 191,200 डेबिट में आएगा। परचेजेस जो है वो है 3,40,000, जिसमें से 60,000 होंगे माइनस, तो परचेजेस विल बी 2,80,000। वेजेस दिए हैं 1 लाख, लेकिन 6,000 जो है इट्स ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, सो इट विल बी 94,000। सेल्स का कैलकुलेशन अच्छा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखेंगे हम। और फिर आपसे कहा है कि एवरेज रेट ऑफ जीपी है 20% ऑन सेल, तो सेल निकलेगा तो जीपी मेरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सेल्स पहले हमें देखना होगा, और फिर कहा है कि गुड सैलवेजेस 24,600। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सेल्स का एडजस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। टोटल सेल्स दिए आपको 5,50,000 टोटल सेल्स। नाउ इंक्लूडिंग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 99,000, मतलब these total sales has two types of figures. One is normal sale and another is approval basis sale. So approval basis sale की फिगर हमें दिया 99,000, सेलिंग प्राइस के गुड्स ऐसे हैं जो अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, मतलब नॉर्मल सेल्स की फिगर होगी 4,51,000। अब ये जो अप्रूवल बेसिस की सेल्स है ना दोस्तों, इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो हमें देखना होगा, एनालाइज करना होगा। एक वो गुड्स जो कस्टमर ने अप्रूव किया है जिसको हम सेल ट्रीट करेंगे, सोल्ड, और दूसरा जिसको हम कहते हैं टेक्निकली स्टॉक विद कस्टमर। ये वो गुड्स होते हैं जिसके ओनर तो हम होते हैं बट पोजेसर कस्टमर होता है। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स, मतलब 2/3 का अप्रूवल 99,000 का 2/3 होता है 66,000 वर्थ सेलिंग प्राइस गुड्स का अप्रूवल नहीं मिला है। 2/3 का नहीं मिला है, इसका मतलब क्या होगा, 1/3 का मिला है, मतलब 33,000 worth goods are retained by the customer. So first, what is my figure of sales? So that is 4,51,000 plus 33,000. 4,51,000 plus 33,000. My total sales are 4,84,000. दोस्तों तो मैं आता हूं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और मैं लिखता हूं फिगर ऑफ सेल्स एज 4,84,000। रेफरेंस यहां दे सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। और अब दूसरी चीज जो मुझे यहां निकालनी पड़ेगी वो है स्टॉक विद कस्टमर। 66,000 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर देयर विद कस्टमर, लेकिन मुझे निकालनी है उसकी कॉस्ट प्राइस। जीपी रेशियो दिया है 20% ऑन सेल्स, तो मैं 66,000 में से 20% करता हूं माइनस टू गेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। 52,800. So this is the cost price. So I come to my trading account credit side, buy stock with customers 52,800। क्योंकि मुझे सेल्स मिल गया 4,84,000, तो मैं अब उसका 20% कैलकुलेट करके जीपी निकाल सकता हूं। और एक बार मुझे जीपी मिल जाए तो आई कैन टेक टोटल ऑन डेबिट साइड, राइट डाउन सेम टोटल ऑन क्रेडिट साइड, एंड बैलेंसिंग फिगर इज माय क्लोजिंग स्टॉक 1,25,200। पॉलिसी का अमाउंट दिया है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1,25,200। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे है अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस के केस में एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, और एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस। सो नेट लॉस मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 125,200 माइनस द अमाउंट सैलवेज 24,600। चेक कीजिए। सो मैं फिर से यही पूछूंगा आप में से कितने लोगों का ये सवाल सही आया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट? जिसका भी सही आया, मैं सही कह रहा हूं गाइस, क्लैप फॉर यू, थम्स अप फॉर यू, यू डिड फैंटास्टिक जॉब। बिल्कुल सही ट्रैक पे आप, एक एक करके इस तरीके से एक एक क्वेश्चन से हम हमारी सफलता की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं सही कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन से, एक एक कंसेप्ट से चैप्टर बनता है, चैप्टर से सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट से ग्रुप बनता है, और 2 ग्रुप बनकर इंटरमीडिएट बनता है, और जब ऐसे 3 लेवल्स बनते हैं, फाउंडर, इंटर और फाइनल, तो एक डिग्री बनती है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो भी आपका नाम है XYZ, उसके आगे आप लगा रहे हैं सीए, सुनने में कितना रिच लगेगा। यस, ये एक सपना है जिसको पूरा करने के लिए हर रोज हमें मेहनत करना है।
CA, ये एक प्रीफिक्स के लिए हमें मेहनत करना है दोस्तों। आई होप आपका ये सोल्यूशन सही आया होगा, जिसका गलत आया होगा नो नीड टू लूज योर हार्ट। आज का जो होमवर्क क्वेश्चन होगा, एक होमवर्क क्वेश्चन, वो आपका जरूर 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 सही आना ही चाहिए। सो क्विकली आइए आपकी टेक्स्ट बुक्स में, और ये वर्किंग नोट वैसे मैंने यहाँ लिखा है, मुझे लगता नहीं है लिखने की जरूरत है, बट स्टिल जिसको लगता है लिख सकते हैं। एंड इंश्योर कीजिए दैट यू हैव रिटन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर जहां पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगेन एज ए सेड, मेरे हिसाब से क्वेश्चन 14, 15 दोनों को टिक मार्क किया जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का है 16 नंबर, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज का हम इंडेक्स अपडेट करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। अब ये मैं आपसे करने के लिए नहीं कहूंगा, ये हम साथ में करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं जरा एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन की टैगलाइन में देख सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस नवंबर 2018 एग्जामिनेशन पेपर। हाँ दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन है 10 मार्क का। A fire engulfed the premises, engulf का मतलब है जला जला के राख कर देना। Fire engulfed the premises of a business of Messrs Kite Limited in the morning of 1st October 2017. The entire stock was destroyed except stock salvage of rupees 50,000. Insurance policy was for rupees 5 lakh with an average clause. The following information was obtained from the record save for the period from 1st April to 30th September. So 1st April से 30th September 2017 तक का रिकॉर्ड हमें दिया है। जितना मैं देख रहा हूं अभी तक क्वेश्चन में, मुझे लास्ट ईयर का कोई डेटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है शायद जीपी रेशियो दिया हो। परचेजेस है, सॉरी सेल्स है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आइए मेरे साथ और टेक्स्ट बुक में लिखिए, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल्स। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल्स जो होता है ना दोस्तों, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ये पीएनएल में आता है। मतलब ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वेजेस दिए हैं, सैलरीज भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि सैलरीज अगेन इट इज व्हाट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31st March 2017, ये हमारा होगा क्या? ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग है, परचेजेस है, सेल्स है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है? सेल्स अप टू 30th September 2017। देखो ऊपर फिगर दिया है 27,75,000 की बात हो रही है। इंक्लूड्स 75,000 रुपीज के जो गुड्स हैं जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुए हैं। ये सेम एडजस्टमेंट आप देखो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में देखी थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 75,000 को यहां से माइनस करेंगे, 1 नंबर टिक मार्क। On 1st June 2017, goods worth rupees 1,98,000 sold to Hari on approval basis, which was included in sale, but no approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold to him till 30th September. Okay, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट है, इसको हमें देखना है। मैं यहीं के यहीं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। टोटल सेल्स कितने हैं? 27,75,000, करेक्ट? अच्छे से समझिएगा। माइनस गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, इसमें से 75,000 के गुड्स डिस्पैच किए ही नहीं है, मतलब प्रिंसिपली सेल्स कितनी हो गई हमारी? 27 लाख, है ना? अब ये जो 27 लाख रुपीस के सेल्स हैं, इसमें दो टाइप के सेल ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वन इज नॉर्मल सेल, अनदर इज अप्रूवल बेसिस सेल। अप्रूवल बेसिस सेल का अमाउंट हमें नीचे दिया गया है 1,98,000 रुपीस। मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माय नॉर्मल सेल? तो 27 लाख माइनस 1,98,000, दैट कम्स टू 25,02,000। अब ये जो अप्रूवल बेसिस के सेल है, इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। वन, द कस्टमर इज अप्रूव द गुड्स। अप्रूव द गुड मतलब वी ट्रीटेड एज गुड्स सोल्ड। अनदर इज नोन एज स्टॉक विद कस्टमर। पढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहा है इसके बारे में। इसके बारे में कहा है दैट नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड। सो जो 2/3 ऑफ द गुड्स हैं उसके बारे में अप्रूवल नहीं मिली है, मतलब उसको स्टॉक विद कस्टमर ट्रीट करना है। और 1/3 जिसकी अप्रूवल मिली है
दैट इज टू बी ट्रीटेड एज सेल्स. सो हमें यहाँ पे 1,98,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से. दैट कम्स टू 66,000 रुपीज एंड दिस विल बी 1,32,000. अब ये 1,32,000 है सेलिंग प्राइस और स्टॉक विद कस्टमर इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस. तो हमें इसमें से माइनस करना होगा जीपी रेशियो टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस. लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमारे टोटल सेल्स कितने हैं, तो 25,02,000 प्लस 66,000 दैट इज 25,68,000. दिस इज माई फिगर ऑफ टोटल सेल. आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा. रिवाइज हो रहा है, सिर्फ सेम एडजस्टमेंट्स हमने देखी है. परचेजेस अप टू 30th September 2070 डिड नॉट इंक्लूड्स रुपीज 1 लाख फॉर विच परचेजेस इनवॉइस हैव नॉट बीन रिसीव फ्रॉम सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन. ओ ये जो 18,75,000 के परचेजेस दिख रहे हैं ना, इसमें 1 लाख रुपीज ऐड करना पड़ेगा. एक्चुअली 1 लाख रुपीज के गुड्स हमें मिल चुके हैं, पर क्योंकि इनवॉइस नहीं मिले इसलिए हमने परचेज में रिकॉर्ड नहीं किए. ये भी सेम एडजस्टमेंट आप देखिए, हमने इस क्वेश्चन में 14 नंबर में देखी है. और लास्ट एडजस्टमेंट है जीपी रेशियो है 25% ऑन सेल्स. बहुत अच्छा. कस्टमर के पास जो गुड्स है 1,32,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसमें से मैं 25% करता हूं माइनस. सो 1,32,000 माइनस 25%. So I get the cost price of the good with customer. Stock with customer है 99,000 रुपीज का. So ये एडजस्टमेंट भी हो जाती है हमारी. टोटल सेल्स जो है हमारी नॉर्मल सेल्स, उस पे भी हम जीपी निकाल सकते हैं. 25,68,000 नॉर्मल सेल है, उस पे 25% मतलब 1/4 कैन बी कैलकुलेटेड एज ग्रॉस प्रॉफिट. सो 25,68,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट कम्स टू 6,42,000. वर्चुअली दोस्तों क्वेश्चन तो पूरा यहीं पे सॉल्व हो गया हमारा, बट हमें अब सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मेलिटी करना है. इस क्वेश्चन के फिगर्स को सिर्फ हमें सब्सटीट्यूट करना है हमारे सोल्यूशन में टू गेट द आंसर. लेट्स डू इट. कम टू योर रजिस्टर एंड क्विकली प्रिपेयर द फॉर्मेट्स. हार्डली फॉर 6 to 7 लाइन्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आप देख रहे हैं, जब मैं आपको कहता हूं एग्जाम के पहले या टेस्ट के पहले घर पे बैठ के आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो रिवाइज करना है मतलब दोस्तों अकाउंट्स एक ऐसा प्रैक्टिकल पेपर है जिसको आप टिक मार्क करके या सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते हो. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. एंड व्हेन आई से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन डजंट मीन यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट्स एंड सॉल्व एक्सटेंसिवली. जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. टी फॉर्मेट बनाइए, पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर्स. करेक्ट. चलें आगे. रेडी ऑल ऑफ यू? ओके. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से. यहां पे आते हैं. हमारे फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आएगा क्या, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है. 3,50,000 एज इट इज आ जाएगा जैसा यहां पे दिया है, 3,50,000. नेक्स्ट फिगर है परचेजेस. नाउ हाउ मच विल बी दी परचेजेस? 18,75,000 प्लस 1 लाख रुपीज के गुड्स जो हमारे पास है उसको हम यहां पे ऐड करेंगे. सो कम टू डेबिट साइड, राइट डाउन टू परचेजेस 18,75,000 प्लस 1 लाख, दैट बिकम्स 19,75,000. कैरेज इनवर्ड और वेजेस ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोस्तों. ध्यान रखना, कैरेज आउटवर्ड और सैलरीज को नहीं लेना है. दे बोथ आर P&L आइटम्स. क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सो कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, इन दोनों को हम एज इट इज यहां लिखते हैं. बच्चा एग्जामिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड को देख के, बट ये चीज समझना है, कैरेज इनवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ऑन परचेजेस, जो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो गुड्स कैसे आएंगे, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस क्लासिफाई करते हैं. बट कैरेज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अब आता है यहां पे सेल्स. तो सेल्स हमने हमारे वर्किंग नोट में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसको हम लिखेंगे
चेक कीजिएगा, ये वर्किंग नोट डिटेल नोट है, आप इसको बाद में लिख भी सकते हैं। 25,68,000 इज माय टोटल फिगर ऑफ सेल, उसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हमने और दो फिगर्स निकाली है, एक है स्टॉक विद कस्टमर जिसकी कॉस्ट प्राइस है 99,000 रुपीज, तो बाय स्टॉक विद कस्टमर 99,000, और फिर हमने निकाला है अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल सेल्स 25,68,000 into 25%, that comes to 6,42,000। सो जितनी फिगर्स हमें चाहिए थी सब हमारे पास आ चुकी है, सिवाय एक फिगर के जो कि मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना आसान है दोस्तों, क्विकली लीजिए। टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, चेक करो, इज इट कमिंग टू 30,42,000। Write down same total on credit side and from that subtract the amount of sales 25,68,000 and stock with customer 99,000 and then the value of closing stock comes to 3,75,000। सो जिस दिन हमारे गोडाउन में आग लगी 1 अक्टूबर 2017 की वो सुबह, व्हेन फायर टुक प्लेस, तो उस दिन हमारे गोडाउन में कितने का स्टॉक था? वी हैड स्टॉक ऑफ 3,75,000 और हमारी पॉलिसी कितने की है दोस्तों? चेक कीजिए क्वेश्चन में, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज ₹5 लाख। ओके, मतलब क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा है, इट इज द केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस और ऑल्सो नोन एज फुल इंश्योरेंस। तो हमें यहाँ पे कितने का क्लेम मिलेगा? जितना हमारा नेट लॉस हुआ है उतने का क्लेम मिलेगा। सो राइट डाउन अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू नेट लॉस, और नेट लॉस कितना है? 3,75,000, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस द अमाउंट सैल्वेज 50,000 रुपीज। Correct. And now quickly write down this working note with you. सो दोस्तों ये लेक्चर को आज करते हैं हम यहां पे कंक्लूड। ये है चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3, करेक्ट। और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है उसकी क्विकली समरी बनाते हैं। तो लेक्चर में हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 10, देन वी डिड क्वेश्चन नंबर 13। 10 और 13 दोस्तों दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से आप दोनों को टिक मार्क स्टार मार्क कर सकते हैं। Then we saw 15, we seen 14, 15 and then question number 16। ये तीनों क्वेश्चंस इजी हैं, तीनों का आप स्टार मार्क कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है तो, नहीं तो यू कैन टिक मार्क आइदर ऑफ देम, यू कैन टिक मार्क देम और स्टार मार्क आइदर ऑफ देम। होमवर्क क्वेश्चन आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑन सेल ऑन लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सो दोस्तों पहले 16 क्वेश्चन इस टॉपिक के, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बुक में, इट इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ स्टॉक। यहां पे आज इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के साथ लॉस ऑफ स्टॉक हमारा यहां पे होता है खत्म। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करने जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट से जो आप लोगों के लिए बहुत नया है, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सो बहुत ज्यादा पेशेंस की, बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ेगी अगले लेक्चर में हमें, जब हम एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देखेंगे
बहुत लेंदी होते हैं वो क्वेश्चंस, इजी होते हैं बट थोड़े लेंदी होते हैं, कंसंट्रेशन थोड़ा इससे ज्यादा जरूरत होती है। अगेन आप देख रहे हो हर चैप्टर को बैलेंस किया होता है, कुछ कंसेप्ट नए होते हैं, कुछ कंसेप्ट इजी होते हैं, कुछ कंसेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, आपको भी अपना बैलेंस इसी साथ बनाए रखना है। सो फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, घर में रहो, इंडोर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, एंटरटेन रहो, मेहनत करो। जिस दिन भी चीजें नॉर्मल होगी हम वापस बाहर निकलेंगे, लेकिन जब तक हम अंदर बैठे हैं, लेट्स बेस्ट यूटिलाइज दिस टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टाटा बाय बाय, सायोनारा।